नमस्कार, मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को, जिसके अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं जुलाई 2023 की मैगजीन को, जो आपके यूपीएससी 2024 को टारगेट करके चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने मई 2023 और साथ ही साथ जून 2023 की मंथली मैगजीन को पूरी डिटेल से हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के टॉपिक, जिसमें हम लोग शॉर्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक जो लगभग 8 से 9 टॉपिक थे उसकी क्लास हम लोगों ने कल ही कंप्लीट कर ली थी। उसमें एक टॉपिक ओनली बच रहा है, तो उसको हम पढ़ेंगे आज। और फिर उसके बाद जो शॉर्ट टॉपिक होंगे, जो आपके यूपीएससी 2024 में सीधे वन लाइनर प्रश्न बनते हैं या फिर आपके यूपी पीसीएस में बनेंगे, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ मई और जून की भी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहली क्लास, मतलब आज के पहले टॉपिक से। तो लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे जो लॉन्ग टॉपिक, उसके अंतर्गत केवल एक टॉपिक हमारा छूट गया था, जो लास्ट में वीडियो ऑटोमेटिक सेव हो गई थी। इसीलिए फिर मैंने उसको सोचा कि अगली क्लास में, अर्थात आज की क्लास में हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए आज हम इस टॉपिक से शुरू करेंगे। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, भारत में क्या स्थिति है इस पर बात करते हैं। तो ऊर्जा संबंधी जो संसदीय स्थायी समिति होती है संसद की, उसने भारत में पवन ऊर्जा के मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट जारी की है कि क्या स्टेटस है हमारी विंड एनर्जी की। तो इससे पहले हम समझते हैं कि पवन ऊर्जा होती क्या है। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अवस्थिति के आधार पर पवन ऊर्जा का वर्गीकरण दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है तटवर्ती क्षेत्र और एक होता है अपतटीय क्षेत्र। तटवर्ती क्षेत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन शोर विंड एनर्जी, यानी इसके तहत जो भूभाग होते हैं, समुद्री किनारे होते हैं, इनके निकटवर्ती क्षेत्रों या ऊंचे स्थानों पर स्थापित की जाती है, जैसे पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जहां पे हवा पूरी तरीके से लग सके। तो ऐसे क्षेत्रों को हम तटवर्ती पवन ऊर्जा कहते हैं। अगर हम ऐसे क्षेत्रों में स्टैब्लिश कर रहे हैं, या फिर ऑफ शोर की बात करें जो कि अपतटीय होते हैं, जिसके अंतर्गत हम समुद्र में या बड़े जल निकायों में ही स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अपतटीय का मतलब होता है कि हम समुद्र या जल निकायों के अंदर ही इसकी स्थापना कर रहे हैं, यानी जैसे कम गहराई के स्थानों पर। और साथ ही साथ जो बात करें अगर तटवर्ती की, यानी तटों के किनारे, ऐसी जगहों पे एस्टैब्लिश किया जाता है। तो पवन ऊर्जा के लाभ क्या है, पहले तो हम इसको समझते हैं। तो पहला हमारा जो लाभ होगा, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बनेगा, क्योंकि पंचामृत प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में इससे मदद मिलेगी। मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था, जब COP26 का आयोजन किया जा रहा था ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है प्यारे मित्रों, तो यूके में है। और COP28 कहाँ पे आयोजित हुआ था और COP29 कहाँ पे आयोजित होगा, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हालांकि मैंने इसको पहले की क्लासों में डिस्कस कर चुका हूँ मई जून में, लेकिन अब आपको यहाँ पे बताना है, क्योंकि वही टॉपिक बार बार मैं आपको बताऊँ ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा। जो टॉपिक आपने मई में पढ़े, जून में पढ़े, तो आपको याद रहना चाहिए। तो COP26 में इन्होंने 5 प्रतिबद्धताएं बताई थी, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है। 2070 की रणनीति थी, जिसमें हमें क्या करना था, नेट जीरो कार्बन एमिशन, यानी कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाना है। साथ ही एक दूसरी थी 2030 की रणनीति, कि जितना भी हम 2030 तक कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी ऊर्जा की ज़रूरत है, उसका लगभग 50% हम क्या करेंगे, गैर जीवाश्मिक अर्थात कि नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेंगे। मान लीजिए हमारी ज़रूरत है 100% ऊर्जा की, तो उसमें से 50% को हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तटीय एनर्जी, इन सभी के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। अर्थात जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, उसे हम कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े भी आप देख लीजिए कि अगर हम बात करें पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में, चीन नंबर 1 पे आता है, अमेरिका दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे, उसके बाद हमारे प्यारे भारत का स्थान आता है चौथे नंबर पे। तो विंड एनर्जी में पावर के स्तर पे, यानी कि प्रोडक्शन के स्तर पे क्या करेगा, इंडिया 4th पोजीशन पे आता है। ये याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है। टोटल जो हमारी ऊर्जा कंज्यूम हो रही है या ऊर्जा का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 10.3% है। और पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी है, तो 43.7 गीगावाट है। तो इतना जो है कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। आगे बात करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में, और क्या लाभ हो सकता है कि इसके जो रख रखाव होता है, इसमें लागत कम आती है, बहुत ज़्यादा जो है कि कॉस्टली लागत नहीं होती। हाइब्रिड प्रणाली का विकास होता है, जैसे विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। लागत प्रभावी भी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। सभी जो है कि सबसे कम कीमत पे ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोतों में से एक माना जाता है इसे। साथ ही साथ
यह भी माना जा रहा है कि रोजगार का भी ये सृजन करता है। 10 लाख से अधिक नौकरियों यहाँ पे पैदा हो सकती है पवन ऊर्जा की, क्योंकि भाई अब पवन ऊर्जा में जो टरबाइन्स लगते हैं, जो बड़े बड़े डायन लगते हैं, यानी कि पंखे लगते हैं, उसको भी तो किसी न किसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाए, और उस कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेबर की ज़रूरत होगी जो रोजगार देगा। साथ ही साथ अन्य लाभ के क्षेत्र में देखोगे तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। और इसमें आने वाली जो चुनौतियां हैं उसकी अगर हम बात करें कि भारत में पवन ऊर्जा के विकास में कुछ चुनौतियां भी तो आ रही हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं जिसके माध्यम से हम इन चुनौतियों से निपट सकें। तो पहला है कि राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 लॉन्च किया गया। पवन क्षमता का मेसो स्केल मानचित्रण किया गया है और एक तरीके से मानचित्रण तैयार किया गया जो कि 8 राज्यों में स्टैब्लिश हैं। इसके लिए संभावना है, ये बताया जा रहा है कि 8 राज्य ऐसे हैं भारत के जहां पे आप पवन ऊर्जा को स्टैब्लिश करोगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो ये वो 8 राज्य जहां पर अगर हम स्टैब्लिश करेंगे तो अच्छा आउटपुट मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 में लॉन्च की गई और नए दिशा निर्देश जो लॉन्च किए जा रहे हैं बार बार। साथ ही साथ जो पीएलआई योजना थी दोस्तों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव था, तो प्रोत्साहन योजनाएं हो गई। और इसके साथ सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो ये कि अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के शुल्क में भी छूट दी जाएगी। अर्थात विंड एनर्जी के माध्यम से अगर कोई ऐसा राज्य जहां पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है और उसको उससे क्या चाहिए, विंड एनर्जी से पावर चाहिए, सप्लाई चाहिए ऊर्जा की, तो इसके में शुल्क का भी जो है कि हम छूट देंगे ताकि अदर राज्य क्या करें, डिमांड कर सके। जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, जहाँ पे विंड एनर्जी नहीं पैदा हो रही है तो वो क्या करेंगे, उन विंड एनर्जी वाले राज्यों से जब भी एनर्जी खरीदेंगे तो उन्हें कुछ शुल्क मिलेगा, छूट मिलेगा एक तरीके से। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ चुनौतियां क्या क्या हैं जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। पहली चीज़ की भौगोलिक सघनता। आप देखेंगे आदर्श स्थल बहुत कम है इसके लिए, यानी कि कैसी जगह पे स्टैब्लिश होना चाहिए इसके लिए आदर्श स्थल क्या बहुत ही कम है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें 36 हो गए टोटल, लेकिन फिर भी हम केवल 8 राज्यों में इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऐसे राज्यों तक ही बस केवल हम रह सकते हैं सीमित, और बाकी राज्यों में इसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। रीपावरिंग ऑफ द विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए मसौदा नीति जो 2022 है इसको मंजूरी देने में अभी भी विलंब हो रहा है, यानी हितधारकों से फीडबैक मिल नहीं पा रहा है और जिसकी वजह से इसको अंतिम रूप नहीं दिया पा रहा है। अब हितधारक में आपके सरकार आ जाएगी, राज्य सरकार आएगी, औद्योगिक जगत आ जाएगा और बहुत सारे एनजीओ हो जाएंगे, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, सामान्य जनता होती है, सिविल सोसाइटी होती है, ये सभी हितधारक हैं जो अपना क्या फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं अभी, जिसकी वजह से लेट हो रहा है। और उच्च टैरिफ, पवन ऊर्जा पे जो अधिक प्रशुल्क लगाया जाता है ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वन्य जीवों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब जैसे प्रत्यक्ष क्या, इसके जो पंखे होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप गूगल करिएगा, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ऐसे में अगर यहाँ से कोई पक्षी उड़ के जा रहा है या कोई भी जो है कि जीव जंतु जा रहा है तो उसके कट जाने की या पंखों से टकराने की घटना सुनने में आती है, जिसकी वजह से उनकी संख्या में कमी देखने को मिलती है। अप्रत्यक्ष तौर पे अगर हम देखें तो ध्वनि प्रदूषण पैदा करेगी, पर्यावास की हानि करेगी और अस्तित्व या प्रजनन क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो ये सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे अपतटीय विंड फार्म से संबंधित कुछ चुनौतियां। उपयोग न की गई अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता। देश में कोई अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित नहीं की गई है अभी तक, केवल बस बात चल रही है। विंड फार्म से स्थल भाग तक बिजली पहुंचाने वाली केबल्स की रक्षा करना। अब मान लीजिए कि आपके कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, जहाँ पे विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है और यहाँ से उत्तराखंड राज्य सरकार ने एग्रीमेंट किया कि आप हमें क्या करोगे, बिजली सप्लाई करोगे। तो कर्नाटक, तमिलनाडु जो कि दक्षिण भारत से हम उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में बिजली कैसे पहुँचाए, जो हम केबल बिछाएंगे, जो वायर लगाएंगे, उसकी सुरक्षा कौन करेगा। बीच में कोई तार कोई काट ले, न जाने कितने राज्यों में है। भाई कर्नाटक कहेगा कि मेरी जिम्मेदारी कर्नाटक के अंदर है, उत्तराखंड कहेगा मेरी जिम्मेदारी उत्तराखंड के अंदर है। तो बीच की जो राज्य आ रहे हैं, कर्नाटक से ऊपर बढ़ो के महाराष्ट्र है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, यूपी में तो बहुत ही बहुत चोरी होती है। तो ऐसे में इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकेगी। और साथ ही साथ अपतटीय विंड फार्म्स का डिज़ाइन करना, विनिर्माण और परिचालन, जैसे संचारण, लंबे समय तक परिचालन में रहने के कारण इनकी क्षमता में कमी आती है। आकाशीय बिजली गिरने से भी इसमें समस्याएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आकाशीय जो बिजली गिरती है वो तो न जाने कितने घरों को तबाह कर देती है। ये तो केवल विंड एनर्जी है।
वहीं स्थानीय लोगों पर भी इसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगता है। स्थानीय निवासियों को जो है कि संतुष्टि नहीं होती है, यानी बहुत सारी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, क्योंकि जब विंड एनर्जी क्रिएट की जाएगी तो कहीं ना कहीं धूल भी उड़ाएगी। पंखा चलेगा खुले मैदान में तो धूल भी तो उड़ाएगी, तो ऐसे में वायु प्रदूषण की भी संकट बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके बावजूद भी देखेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है। जैसे सिफारिश की गई है कि नई और कुशल टरबाइन का प्रयोग किया जाए, जो कि तकनीकी रूप से अधिक कुशल हो, दक्षता उसकी अधिक हो। वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना शुरू की जाए कि जैसे जैसे हम नई नई टरबाइंस को यूज करें या उसको इस्टेब्लिश करें, तो इसमें जो पैसे की कमी होती है वो वीजीएफ के द्वारा प्रोडक्ट मतलब उन पैसों का अरेंजमेंट किया जाए। रिपावरिंग ऑफ विंड, द विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए मसौदा नीति को लेट नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी मंजूरी देनी चाहिए। और अपतटीय पवन की बात करें तो 2030 तक 37 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसको शीघ्र से शीघ्र जो है कि समाप्त मतलब प्राप्त कर लेना चाहिए। अन्य सुझाव में आप टैक्स ब्रेक को शुरू कर सकते हैं, नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत बना सकते हैं और बड़ी टरबाइन ब्लेड का उपयोग करना भी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होगी और लागत में कमी भी हासिल हो सकेगी। तो ये तो कल का एक बचा हुआ टॉपिक था जो हम लॉन्ग वीडियो में कवर करते हैं, जो स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस के लिए टारगेटेड होते हैं। लेकिन अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जो शॉर्ट होते हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट, ये स्पेशली प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं। यूपीएससी 4 स्टेटमेंट रख के ऐसे प्रश्नों को पूछ देता है, और अब तो यूपीएससी का ट्रेंड दोस्तों काफ़ी चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से ही आपको चलना है। तो पहला टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश। तो भाई फसल का जो अवशेष बचता है, जैसे आप धान की कटाई करते हो तो धान की कटाई के बाद नीचे क्या होता है, जमीन में कुछ इस तरीके से कुछ घास फूस बच जाती है, घास बच जाती है। गेहूं की कटाई करते हो, थ्रेसिंग करते हो तो कुछ इस तरीके से लंबे लंबी घासें रह जाती हैं, या कोई भी फसल आप काटते हो तो उसके अवशेष बच जाते हैं मिट्टी में। उसका क्या करें, इसका मैनेजमेंट करने के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश में संशोधन किया है और ये कहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धान की पराली, जो कि धान के फसल अवशेष बच जाते हैं इस तरीके से, इनको खेतों से बाहर किसी अन्य स्थान पर प्रबंधन को संभव बनाए जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो क्षेत्र आते हैं, इसमें क्या होता है, खेती करते हैं लोग तो उसके बाद इसे जला देते हैं। जो धान की ये इस तरीके के बच्चे होते हैं, और ये एक नहीं कई एकड़ में इनके खेत होते हैं। पंजाब हरियाणा के जो किसान होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो इनकी खेती क्या होती है, बड़े स्तर की होती है। और ऐसे में जब इनको जलाया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि दिल्ली और आसपास के बड़े बड़े शहरों में, गाजियाबाद में, इवन कि पंजाब हरियाणा में भी छोटे छोटे जो है कि काले काले धूल के कण बन जाते हैं, जो कहीं ना कहीं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, धान की कटाई होती है, इसीलिए सर्दियों के मौसम में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो बहुत ख़राब स्थिति में आ जाता है। क्या होता है, बहुत ही ख़राब स्थिति में आ जाता है, जिससे दिल्ली की जनता के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। वायु प्रदूषण होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा मतलब अस्थमा के रोग बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मंत्रालय है इसने गाइडलाइन दी है कि अब ये लोग अपने जो फसल अवशेष हैं इनको किसी दूसरी जगह पे मैनेज करेंगे। दूसरी जगह का मतलब हो गया कि एक्स सीटू, अर्थात कि एक ही जगह पे अगर आप कर रहे हो, जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो उसे तो इन सीटू करते हैं, लेकिन एक्स सीटू दूसरी जगह पे, तो क्या दूसरी जगह पे जलाने का आदेश दे रही है क्या सरकार? तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि आप किसी भी जगह पर जलाओगे तो आसपास के क्षेत्र तो प्रभावित होंगे ही। ऐसा थोड़े है कि केवल दिल्ली की जनता की कीमत है, बाकी और किसी जनता की कीमत नहीं है। तो सरकार के कहने का मतलब है कि अब इनको जलाना नहीं है, बल्कि इसका मैनेजमेंट दूसरे तरीके से किया जाएगा। जैसे परंपरागत ईंधन के बदले आप बायोमास प्लेट्स का प्रयोग कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। धान की पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस या बायो सीएनजी का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका अल्कोहल का भी उत्पादन किया जा सकता है। अब अल्कोहल भले खराब चीज़ है, लेकिन हमेशा अल्कोहल खराब नहीं माना जाता है, हेल्थ के लिए खराब हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों में, जैसे आपको पता बायोडीजल बनाना हो, बायो पेट्रोल बनाना हो, तो इस सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना हम इसका प्रयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि धान की जो पराली है उसको जलाने की बजाय कुछ अलग तरीके बताए जा रहे हैं। और अगर आप बात करोगे जब इसको जलाया जाता है हरियाणा, पंजाब के आसपास क्षेत्रों में, तो क्या बुरे परिणाम निकलते हैं कि मीथेन, CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनके गैसों के उत्सर्जन होने लगते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक तरीके से प्रदूषणकारी माने जाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या 10, इनका भी उत्सर्जन होता है। पोषक तत्वों की हानि होने लगती है पौधों के, और पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें दिशा निर्देश दिया गया था और मुख्य बिंदु हैं दिशा निर्देश के कि जैसे तकनीकी वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएं ताकि धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला का जो है कि यूज किया जा सके, मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर आने वाले पूंजीगत लागत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार मिलकर 65% जो है कि वित्तीय सहायता देंगी और 25% कुल लागत का उद्योग जगत यूज करेगा और 10% शेष किसान या ग्रामीण उद्यमी किसान संगठन ये सभी प्रयोग में लाएंगे। राज्य सरकारें क्या करेंगी, परियोजना अनुमोदन समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देंगी। साथ ही साथ अधिक पावर वाले ट्रैक्टर, कटर, टेडर जैसी मशीनों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायताएं भी ये सब देंगे। और इसके आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है वो हो रहा है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि कार्बन मार्केटिंग क्या होती है, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, कार्बन बाजार क्या होता है, कैसे किया जाता है ये। तो आज इसी को समझाएंगे हम बिल्कुल आराम से। विद्युत मंत्रालय के द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS को अधिसूचित किया गया है। 2023 की योजना के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जो कि विकार्बनीकृत इकोनॉमी या विकार्बनीकृत करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। टारगेट ये रखा गया कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 2005 के स्तर से 45% कटौती करनी है। हालांकि इसकी घोषणा पहली बार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी और अब ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 द्वारा इसको संशोधित किया गया है। अभी मैं आपको एक कार्बन बाजार प्रणाली भी डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप समझिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या बातें होंगी। तो पहला होगा कि इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें विद्युत मंत्रालय के जो सचिव होंगे ये इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के जो मंत्रालय के सचिव होंगे ये इसकी सह अध्यक्षता के रूप में काम करेंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि जो गवर्निंग बॉडी नई बनाई जा रही है कार्बन मार्केट के लिए, इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। तो विद्युत मंत्रालय के सचिव, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव क्या करेंगे, सह अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ इसको रेगुलेट कौन करेगा, इस कार्बन बाजार का प्रशासक कौन होगा, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो मुख्य रूप से उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य निर्धारित करेगा, कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट जारी करेगा और कार्बन सत्यापन को एजेंसियों को मान्यता भी प्रदान करेगा। तो ये सारे काम करेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे कि केंद्रीय विद्युत विनियामकीय आयोग सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए विनियामकीय रेगुलेशन का काम करेगा। अब बात यहाँ पे होगी कि कार्बन बाजार होता क्या है। तो कार्बन उत्सर्जन की कीमत तय करने वाला एक साधन होता है जो कि व्यापारिक प्रणालियाँ स्थापित करता है, जहाँ कार्बन क्रेडिट से भत्ते खरीदे और बेचे जाते हैं। तो अभी तक तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलो अब यहाँ पर बताते हैं आपको, थोड़ी सी एक स्टोरी बताते हैं, कहानी, उससे आप समझेंगे। आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश भूटान है, जो अपने संविधान में लिखता है कि 33% क्षेत्रफल पर केवल और केवल क्या होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। और इसी ने हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात की थी। तो भूटान क्या करता है, प्रकृति और खुशनुमा जीवन लाइफ को जीने के लिए ज़्यादा फोकस करता है, बहुत ज़्यादा भौतिक संसाधनों के पीछे नहीं भागता ये। तो भूटान मान लीजिए क्या करता है, ये जो एक रेड कलर की लाइन दिख रही है जिसे मैंने ब्लू कर दिया है, ब्लू कर दिया है, तो मान लीजिए भूटान है जो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, इंडस्ट्री चला रहा है, और इंडस्ट्री चलाते चलाते उसने मात्र इतना ही कंजम्पशन किया, कार्बन का उत्सर्जन किया, वास्तविक रूप से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर दिया। लेकिन वहीं दूसरा देश हमारा भारत है जिसने क्या किया, इस लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, सीमा से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया। अब बात आएगी, भूटान कहेगा कि यार हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन कर रहे हैं, हम इसकी वजह से अपनी इकोनॉमी को छोटा रख रहे हैं, अपनी जीडीपी को ज़्यादा ग्रोथ नहीं करा रहे हैं, हम अपने ज़रूरतों को सीमित रख रहे हैं, अपनी भौतिक सुविधाओं की पूर्ति ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कर रहे हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है, अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लगातार जीडीपी बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी का साइज बढ़ाने के लिए, यानी इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए लगातार कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रहा है। तो क्या भारत को ही पैसा कमाना है, भूटान नहीं कमाना चाहेगा? तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था की जाती है कि भूटान जैसे देश ने अपनी इकोनॉमी के साथ समझौता करके, जीडीपी के साथ समझौता करके पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया है। इसके बदले वो जितना भी ये अधिक कंजम्पशन भारत ने किया है, इतने कार्बन पॉइंट्स को क्या खरीदेगा, किससे, भूटान से। तो भूटान को इसके बदले में क्या मिलेगा, भारत से पैसा मिलेगा, जिसे हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इस भूटान के द्वारा इस डॉलर का प्रयोग अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए किया जाएगा।
क्योंकि एक देश अपनी एक ही जगह तो समझौता करेगा। अगर ये भी कहता नहीं मैं भी प्रोडक्शन करूंगा, मैं भी बहुत फैक्ट्री चलाऊंगा, तो ये भी तो प्रोडक्शन करता ना, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता। तो इसीलिए कार्बन क्रेडिट कहते हैं इसी को। तो अर्थात इसमें भूटान बेचेगा और भारत खरीदेगा, इसके बदले में भारत इसको क्या करेगा, डॉलर देगा बड़ी मात्रा में, और इससे एक सर्टिफिकेट ले लेगा। तो इसी तरीके से भारत के अंदर जब कंपनियां इस तरीके से काम करेंगी, कोई भी कंपनी ए और बी, तो उसी को कहा था कार्बन क्रेडिट, जो है कि मार्केटिंग की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा जो इंपॉर्टेंट है, देखिए जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होते हैं बस उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर सभी पढ़ेंगे तो गधे की तरह एकदम पढ़ने वाला काम अगर करना हो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको ऑथेंटिक और प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस पे पढ़ा रहा हूँ कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि मुझे एक लंबा अनुभव है विजन आईएएस मंथली मैगजीन के साथ और यूपीएससी और यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग काफ़ी लंबा अनुभव है, तो मुझे पता है कि कहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला टॉपिक है आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन, यूवी बुलेटिन क्या करती है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे कि WMO ने क्या किया है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक नए बुलेटिन से पता चला है कि ओजोन परत में निरंतर किंतु धीमी गति से सुधार हो रहा है। यानी कि सुधार तो हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, लेकिन वो जो धीमी गति है, मतलब स्पीड बहुत स्लो है, स्पीड अप नहीं है उतना। और यह रिपोर्ट 7 साल के अंतराल के बाद प्रकाशित की गई। तो पिछले 7 साल में ऑब्जर्वेशन किया गया कि ओजोन परत में अब थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन धीमी गति से हो रहा है। बुलेटिन में कहा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसमें किए गए संशोधन जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ होते हैं, यानी कि ओजोन डिप्लीशन जो पदार्थ होते हैं, इसको समाप्त करने में 99% तक सफल रहे हैं। और ओडीएस होते क्या है, ये वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जो कि मानव निर्मित रसायन है, और ये सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट करते हैं। जैसे कि आपका सबसे बड़ा ओजोन परत नष्ट कौन करता है, CFC करता है, जो कि क्लोरीन निकलती है इससे। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, ऑक्सीजन के कणों से क्रिया करती है और नया जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वहीं जनवरी 2022 में हंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी प्रस्फुटन से जलवाष्प की मात्रा 5% से 10% तक बढ़ गई है समताप मंडल में, जिसकी वजह से ओजोन के लिए प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई है। हालांकि 90% ओजोन क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है। तो बस इतनी ही जानकारी थी। और आगे अगले पॉइंट पे देखते हैं हम, पशुओं के बीच आपसी संचार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल, मीठे जल, भूमि पर रहने वाली प्रजातियों के बीच एक रासायनिक संचार प्रणाली में बदलाव हो रहा है। अब आप कहोगे कैसे सर, क्योंकि इको केमिकल जो इन्फो केमिकल्स होता है ना दोस्तों, वो क्या करता है, इनके माध्यम से होने वाला रासायनिक संचार पारिस्थितिकी अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप कहोगे सर ये इन्फो केमिकल्स होते क्या हैं, तो इनके अंतर्गत हार्मोन होते हैं, फेरोमोन होते हैं और एलिलो केमिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो फूड चेन होती है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब होती है, फूड ट्रैप, इसमें भूमिका निभाता है। जैसे शार्क मछली इन्हीं रसायनों के जरिए पानी में सूंघकर अधिक दूरी पर मौजूद अपने शिकार का पता लगा लेती है कि मेरा शिकार का, यानी मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। पौधों की भी कुछ प्रजातियां परागकणों को आकर्षित करने के लिए इन्फो केमिकल्स का उत्सर्जन करती हैं। और तापमान बढ़ने से, जलवायु परिवर्तन का तापमान बढ़ने से इन्फो केमिकल्स के उत्पादन और प्रभावशीलता में कमी आ रही है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे बहुत अधिक तापमान होने से चींटियों की प्रजातियों में पाया जाने वाला जो फेरोमोन होता है, इनका क्षय हो रहा है, यानी इनकी मात्रा में कमी हो रही है। और ये एक गंध होती है जिसके सहारे चींटियां क्या करती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लाइन में चलती हैं। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा, ये चींटियां लाइन में चलती रहती है। क्यों? क्योंकि अपनी आगे वाली चींटी का जो फेरोमोन गंध होती है उसी के माध्यम से लाइन टू लाइन बनाकर चलती हैं। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो शार्क मछली को भोजन नहीं मिल रहा है, चींटियों की जो है कि गतिविधि प्रभावित हो रही है नेगेटिव रूप में। तो ये वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब आगे बात करेंगे कि वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी कि फ्लोरा एंड फौना डेटाबेस नया तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा। 664 जंतु प्रजाति और 339 वनस्पति प्रजातियों का डेटाबेस शुरू किया गया है, क्योंकि ये वो वनस्पति हों जो भारत में पहली बार पाई जाती हैं। इसको तैयार कौन कर रहा था? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तैयार किया। हालांकि जीव जंतुओं की खोजों के लिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वनस्पतियों की खोजों के लिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो BSI और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों ही इसके लिए संकलित करते हैं। मैक्सिमम जो है कि वनस्पति और जीव जंतु केरल में खोजे गए। जैसे जंतुओं में खोजा गया है मिनिओप्टेरस फिलिप्सी, जो कि एक उंगली वाला, एक लंबी उंगली वाला चमगादड़ है। उसी तरीके से ये मिला है आपका ग्लीस्क्रोपस मेघालयास, जो कि बांस वृक्ष पर रहने वाला एक चमगादड़ जो मेघालय में होता है। सेला मकैक अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, पहली बार देखा गया।
मतलब सेला दर्रे के नाम पे। मकैका ल्यूकोजेनिस, यह भी सफ़ेद गाल वाला मकैक होता है, हालांकि मुख्य रूप से तिब्बत में पाया जाता है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी देखा गया। और इसी तरीके से फिसिडुला जैंथोपाइगिया है जो कि फ्लाई कैचर है, और यह मुख्य रूप से भारत के अंडमान के नारकोंडम द्वीप में भी पाया गया। वनस्पतियों की बात करेंगे तो कैलेंथे लैमेलोसा जो कि आर्किड का एक प्रजाति है, अर्थात आर्किड एक फूल होता है जो मुख्य रूप से नागालैंड के कोहिमा में जाप्सू पर्वत पर मिली। नंदा देविया पुस्लकर ये उत्तराखंड में मिलता है, और नील गिरिएला पुस्कलर ये दक्षिण पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। तो बस इनके बारे में इतनी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपसे पूछ लेगा। और अब हम देखते हैं गैम्बूसिया एफिनिस, ये क्या होता है दोस्तों? ये एक मछली की प्रजाति है। आंध्र प्रदेश ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छर जनित बीमारियों के नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली को राज्य के जल निकायों में छोड़ा है। यानी कि जितने भी राज्य में जल निकाय हैं, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, झील हो, नाला हो, उन सभी में मछलियों को छोड़ा है। ये स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानिक प्रजाति की मछली है जिसको मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए एक जैविक एजेंट के रूप में काम करती है, यानी ये उनके लार्वा को खत्म कर देती है, जिससे डेंगू या मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं वो पैदा नहीं होते, मर जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसको मॉस्किटो फिश भी कहते हैं क्योंकि उन मॉस्किटो का शिकार कर लेती है। तो गैम्बीसिया एफिनिस या जी एफिनिस भी इसको कहते हैं, और इनकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक है। ये बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक बच्चे अपने पैदा कर लेती है, और ये प्रतिस्पर्धी मछलियों के अंडे और मेढक टेडपोल को खाने के लिए जाना जाता है। यानी जो और मछलियां हैं उनके अंडे को खा लेती है, मेढक को खा लेती है, तो अपना पेट इस तरीके से भरती है। अगला पॉइंट आपका है क्रिप्टोबायोसिस, इसको समझ लीजिए। क्रिप्टोबायोसिस क्या होता है? अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुछ अति सूक्ष्म कृमियों यानी वॉर्म्स को फिर से जीवित कर दिया है, क्योंकि जो क्रिप्टोबायोसिस होते हैं, ये जो कृमि होते हैं, इनकी अवस्था में पहुंचते हैं, जब कृमि या कीड़े होते हैं, जो वॉर्म होते हैं, जब ये क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था में पहुंचकर 46,000 वर्षों से साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए थे। परमाफ्रॉस्ट क्या होती है? बर्फ की एक चादर होती है जिसमें जमे हुए थे। हालांकि बात करें तो जीवों की वह दशा होती है जिसमें उनके जीवन का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है, और उनकी जो मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है वो बड़ी मुश्किल से हो पाती है या रुक सी जाती है, यानी कि भोजन पचाने की जो क्रिया होती है वो रुक जाती है। जीव जो होते हैं, ऐसे जीव या इस अवस्था में जीव जल और ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है, या यूं भी कह सकते हैं कि किसी जीव की अस्थायी मृत्यु होती है। तो क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था में रहने वाले जो साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए जो जीव थे, उनको वैज्ञानिकों ने दोबारा क्या किया? जीवित कर दिया है। तो एक बड़ी उपलब्धि इनके हाथ लगी है। तो क्रिप्टोबायोसिस क्या होता है ये पूछा जा सकता है। और आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है साल्सोला अपोजिटिफेलिया डिस्फोन्टोनिया। बड़ा तगड़ा नाम है दोस्तों। ये एक झाड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है जो कि एमारेंथेसी कुल से संबंधित है, और 12 मासी झाड़ी है। यानी कि 12 मासी मतलब कि इस पे सदाबहारी, मतलब कि इस पे पत्तियां वगैरह हमेशा खिले रहेंगे, फूल वगैरह हमेशा रहेंगे। और ये स्पेशली गुजरात के कच्छ जिले में खारे, शुष्क, अर्ध शुष्क वातावरण में उगती है। हालांकि इसके जो प्रोस्टेट अर्थात काष्ठी पादप होते, मजबूत लकड़ी इसमें देखने को मिल जाती है। अन्य प्रजाति के रूप में आप सालसोला काली, हेटमनी, सालसोला मैनिपटेरा, ये सभी पाई जाती हैं। तो इनकी खासियत क्या है कि इनकी पौधों की पत्तियों में खारा रस पाया जाता है जो कि साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका होलोबायोन्ट्स। होलोबायोन्ट्स क्या होते हैं? ये पशुओं और पौधों को एक स्वायत्त इकाई के रूप में अब नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें एक होस्ट के रूप में या उनसे संबंधित सूक्ष्म जीवों यानी कि होलोबायोन्ट्स से बने जैविक आणविक बायोमोलिकुलर नेटवर्क के रूप में इन्हें जाना जाता है। होलोबायोन्ट्स एक होस्ट होते हैं जो कि इसके सभी सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोवेव सहजीवी के रूप में रहते हैं। जैसे आप देखोगे कि फलियों की जड़ों मौजूद जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा उत्पादित शर्करा से लाभान्वित होते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करके पौधों के विकास में मदद मिलती है। तो इसीलिए इनको अब क्या कहा था, पशुओं और पौधों को आपस में एक स्वायत्त यानी इंडिपेंडेंट यूनिट न कहके एक दूसरे पे आश्रित रहने वाली यूनिट कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका देखने को मिलेगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट एक आई है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा 2023 के नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। थीम दी गई है सतत विकास लक्ष्यों के लिए लचीलेपन का मानचित्रण। जैसे कह रहा है रिपोर्ट में कि पिछले 50 वर्षों में आपदाओं की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। ये भी स्पेशली सूखे के कारण उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में फसल के नुकसान होने से भुखमरी 80% तक बढ़ गई है। लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही है कि ऐसी समस्या से निपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा।
तो भाई सर्वोत्तम वैश्विक पहल अपनाओ लचीलेपन के लिए। जैसे भारत का हीट एक्शन प्लान काम कर सकता है। साहेल क्षेत्र जो कि आपका मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, जो साहेल क्षेत्र होता है अफ्रीका का जहाँ पे विस्तार हो रहा था, वहाँ पे ग्रेट ग्रीन वॉल्स पहल, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि मरुस्थलीकरण में एक ग्रेट ग्रीन अर्थात कि पेड़ पौधों की एक दीवार बनाओ, एक लंबी कतार में पेड़ पौधों का पौधारोपण करो जिससे कि मरुस्थलीकरण रोका जा सके। लचीलेपन से आशय होता है कि किसी प्रणाली, समुदाय, समाज का किसी विपदा के प्रभाव में आने पर एक समयबद्ध या कुशल तरीके से उसका प्रतिरोध किया जा सके, उससे उबरने की क्षमता डेवलप हो सके, इसी को कहा जाता है। अब बात हो रही है DRR का जो लक्ष्य है, मतलब कि इससे बचने के लिए, तो बचाव की नैतिकता के सिद्धांत के अनुसार भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसे प्राकृतिक खतरों से होने वाले नुकसान को हमें कम करना है। अब यहाँ पे सिफारिश ये कही जा रही रिपोर्ट में कि भाई लचीलेपन और अनुकूलन में पहले से निवेश करके आपदाओं और खतरनाक प्रभावों से नुकसान को कम किया जा सकता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जो है कि कहा जाए दोनों से कि लचीलेपन में इन्वेस्टमेंट करिए, उसे डेवलप करिए। हालांकि UNDRR की स्थापना 1999 में हुई, मुख्यालय जिनेवा में है, और ये सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि 2015 से 30 तक का संरक्षक भी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर अगला पॉइंट है आपका राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है, क्या कहा है भाई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, राज्यों के अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना को शुरू किया गया है। NDRF के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए वित्त पोषण विंडो की निर्धारित आवंटन शुरू कर दिया गया है। अर्थात कि तैयारी और क्षमता के लिए जितने भी वित्त पोषण की आवश्यकता है, यानी कि पैसे की, वो कहीं ना कहीं अब NDRF के तहत शुरू की जाएगी। NDRF का अधिनियम 2005 में गठित किया गया था और इसी के तहत इस कोष का गठन किया जा रहा है, जो कि भारत के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएगा। क्या परिवर्तन लाएगा कि पहले जब हम आपदा प्रबंधन से निपटते थे तो राहत अभियान और कार्रवाई पे केंद्रित था, लेकिन कब, जब आपदा हो जाती थी। आपदा जैसे सूखा बढ़ गया, बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया, बादल फट गए, कहीं पे जो है कि समुद्र क्या कहेंगे सुनामी आ गई, तो ऐसी जो घटनाएं होती थी प्राकृतिक आपदाएं, उसके बाद होने वाले जोखिमों या उसके बाद होने वाले नुकसानों का राहत अभियान चलाते थे। लेकिन अब क्या करना है हमें, अब नया दृष्टिकोण डेवलप किया जा रहा है कि आपदा को पहले से ही जोखिम उसका न्यूनीकरण कर दो, यानी पहले से ही आप इतने अवेयर रहो चेतावनी प्रणाली को लेकर, रोकथाम को लेकर, समन और जमीनी स्तर की तैयारी को लेकर कि जोखिम जो भी हो वो कम से कम हो। हम इंतजार न करें कि जो आपदा है वो बहुत अधिक जोखिम करे, हमारा नुकसान करे, फिर हम उसमें जो है कि सुधार करेंगे, ऐसा नहीं है। अब फोकस किया जा रहा है कि आपको पहले से ही आपदा को क्या करना है, जोखिम को न्यूनीकरण कर देना है। हालांकि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश यह भी कहती है कि NDRF और SDRF यानी स्टेट स्तर पे जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है, प्रत्येक को जो है कि 12.5% की राशि से क्या करना होगा, तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए वित्त पोषण विंडो हेतु आवंटित करने की सिफारिश की गई कि दोनों में से 12.5% राशि इसके लिए हमेशा तैयार रखनी चाहिए, ताकि कोई भी, जैसे अभी कोरोना क्या था, ये भी तो एक आपदा ही थी, तो इससे निपटने के लिए हमारे पास अगर पहले से 12.5% की राशि होती तो हम कहीं ना कहीं इससे जल्दी निपट पाते। योजना की विशेषता है कि उद्देश्य इसका ये कि राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार किया जाए और उसको मॉडर्नाइज किया जाए। कुल कोष में से, NDRF के कुल कोष में से 5,000 करोड़ रुपए की राशि से हम इसका आधुनिकीकरण करें। राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। वहीं संबंधित राज्य सरकारों को कुल परियोजना लागत का 25% अपने बजटीय संसाधनों से भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 10% की राशि का योगदान करेगा। अब यहाँ पर आगे देखें, भूकंपीय झटकों की एक श्रृंखला तैयार हो रही है। कहाँ पर ये हुआ, तो आइसलैंड में 24 घंटे में लगभग 2200 बार झटके दर्ज किए गए। आइसलैंड स्थापित कहाँ पे, मतलब कहाँ पे जो है कि ये स्टैब्लिश है, तो मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। मतलब बहुत ही खतरनाक जोन है, जहाँ पे मात्र 24 घंटे में दोस्तों 2200 बार, लगभग 2000 से अधिक झटके महसूस किए गए भूकंप के। और यहाँ दिल्ली, यूपी, बिहार में अगर एक बार झटका आ जाए तो पूरी दहशत फैल जाती है कि भूकंप आ जाएगा। और सोचो आइसलैंड वाले लोगों ने कैसे इस झटके को बर्दाश्त किया, इस दहशत को, कि लगातार हर 2 मिनट पे ऐसे जो है कि झटके महसूस किए गए। तो इसीलिए कहा गया कि मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र में प्लेटों के अपसारी का मतलब होता है 2 प्लेटों का अलग अलग होना, दूर जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है, भ्रंशन, जिसकी वजह से भूकंपों के लगातार झटके आते रहे और इससे एक हॉट स्पॉट का निर्माण होता है, जो कि गर्म पिघली हुई चट्टान से ऊर्ध्वाधर प्रवाह हेतु मेंटल के प्रस्फुटित होने के लिए प्रयास करता है, जिससे एक ज्वालामुखी भी निकलता है। तो भूकंप तो था ही था, साथ ही साथ उस आइसलैंड पर ज्वालामुखी की भी क्रिया होने की संभावना बन रही थी।
जिसमें ये जो माउंट है और ये एफियालो, ये ज्वालामुखी आइसलैंड के दो प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र भी माने जाते हैं। अब भूकंप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी लगे हाथ समझ लेते हैं कि जो पृथ्वी की चट्टानों से होकर गुजरने वाली जो भूकंपीय तरंगें जैसे पी और एस तथा धरातली तरंगें जिसको हम एल भी कहते हैं, पी एस एल, इनसे होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं। हालांकि एस तरंगें केवल ठोस माध्यमों में ही गमन कर सकती हैं और भूकंपीय झटकों की जो श्रृंखला है वो या तो कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों तक भी देखा जा सकता है और अक्सर यह भूपर्पटी के भीतर अपेक्षाकृत कम गहराई पर ही उत्पन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई पर ही उत्पन्न नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आप सेल्फ क्लाउड देख रहे होंगे कुछ इस तरीके, जैसे ये देखेंगे ये स्थल खंड है और इसके ऊपर एक चादर के रूप में जो है कि बादल बन के तैयार हो गए हैं। तो कैसे हुए और ये दृश्य कहाँ देखा गया? तो सबसे पहले उत्तराखंड में देखा गया। कहाँ पे ये देखा गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सेल्फ क्लाउड दिखाई दिए हैं, जिसको ऑक्स क्लाउड भी कहा जाता है या वाल क्लाउड, फनल क्लाउड या रोटेशन के रूप में भी इनको वर्णित किया जाता है, क्योंकि ये मुख्यतः क्या होते हैं, शक्तिशाली तूफान प्रणालियों से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको वाल क्लाउड या फनल क्लाउड के रूप में भी जाना जाता है। और स्पेशली इनको कभी कभी कपासी वर्षा मेघ के नीचे देखे जाते हैं, इसीलिए इनको हम सेल्फ क्लाउड भी कहते हैं। कपासी वर्षा मेघ अत्यधिक सघन ऊर्ध्वाधर रूप से अत्यधिक ऊंचाई तक फैले हुए बादल होते हैं जो तीव्र वर्षा का कारण बनते हैं। और सेल्फ क्लाउड क्या निर्माण करता है, मतलब कब बनता है? जब ये कपासी वर्षा मेघ से आने वाली ठंडी वायु नीचे की ओर आती है और ठंडी वायु जब स्थल पे पहुंचती है तो यहाँ से जो स्थल पे गर्म वायु होती है उसे तुरंत क्या करती है, ऊपर की ओर धकेल देती है। और जब ऊपर की ओर धकेलती है तो ये जलवाष्प सेल्फ क्लाउड के पैटर्न में संघनित हो जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, ये बादल एक बन जाता है सेल्फ क्लाउड के रूप में। अगला एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में या यूपी आरओ 2023 में कि कास पठार कहाँ से संबंधित है, किस देश से संबंधित है या किस राज्य से? तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में अवस्थित है और इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अब आप कहोगे सर फूलों की घाटी, फ्लावर वैली तो हमने उत्तराखंड में पढ़ा था, लेकिन ये फ्लावर वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे अलग है। यानी महाराष्ट्र के सतारा जिले में जो कास पठार है उसे हम फूलों की घाटी भी कहते हैं, जो कि पश्चिमी घाट के बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कासा वृक्ष का नाम, मतलब कासा वृक्ष पाया था, जिसके नाम पे इसे कासा पठार कहा गया है। और ये जो पठार है मुख्य रूप से आग्नेय शैलों से बना हुआ है, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है पश्चिमी घाट के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूरोलाइट और एंथ्रोपोसिन युग, यही दो टॉपिक और है हमारे, जिसके बाद हमारा एनवायरनमेंट का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करिए, ताकि आपके दोस्त आपको भी ये देखते रहें कि आप भी पढ़ रहे हैं या नहीं। यूरोलाइट की बात करेंगे तो भारत के ढाला क्रेटर का निर्माण यूरेलाइट नामक उल्का पिंड से हुआ है। हालांकि जो यूरेलाइट नामक उल्का पिंड है ये काफ़ी दुर्लभ और प्राचीन उल्का पिंड माने जाते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ और प्राचीन माने जाते हैं। और इस तरीके का जो ढाला होता है, ढाला क्रेटर एक गड्ढे के रूप में तैयार होता है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। और यह ढाला क्रेटर किसी ऐसी टक्कर से निर्मित एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्रेटर है मध्य प्रदेश में। और उल्का पिंड के टकराव होने से 3 प्रकार के जो है कि देखने को मिलते हैं प्रमुख क्रेटर। एक तो एंशिएंट स्टार वाउंड्स में से एक है, और वहीं 2 राजस्थान के रामगढ़ जिले में और एक महाराष्ट्र के लोनार में भी स्थित है, जिसको हम लोग लोनार झील के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे गड्ढा बन जाता है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाने से वो एक झील के रूप में तब्दील हो जाता है, जिसे हम लोनार झील भी कहते हैं। यूरेलाइट की बात करेंगे तो ये उल्का पिंड ऐसा है जो कि दुर्लभ वर्ग में आता है, बहुत ही प्राचीन दुर्लभ वर्ग में पाया जाता है। मुख्य रूप से सिलिकेट की चट्टानों से बने होते हैं और ओलिवाइन और पायरोक्सिन चट्टानें इसमें शामिल होती हैं, जिसमें कि 10% से कम कार्बन, जो कि हीरा और ग्रेफाइट, धातु सल्फाइड, कुछ महीन दानेदार सिलिकेट भी पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सिलिकेट की चट्टान से बने होते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक है एंथ्रोपोसिन युग। वैज्ञानिकों ने कहा है कि एंथ्रोपोसिन युग की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, क्योंकि क्राफर्ड झील जो कि कनाडा में है, यहाँ पे तलछटों के अध्ययन से पता चलता है कि एंथ्रोपोसिन युग की शुरुआत के साक्ष्य मिले हैं। क्राफर्ड झील को इसलिए चुना गया क्योंकि मेरोमिक्टिक अर्थात जहाँ पे जल की परतें आपस में नहीं मिलती, यानी एक तरफ से जल इधर से आ रहा है और एक तरफ से जल इधर से आ रहा है, लेकिन ये आपस में नहीं मिल रहा है, या ऐसे कह सकते हो कि एक जल की परत ये और एक जल की परत ये, तो ये दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं। और ऐसी स्थिति में इसकी तलछटों की परतों पर पृथ्वी की जलवायु पर मानव गतिविधियों का एक वार्षिक प्रभाव संरक्षित होता है। यह भी माना जा रहा है कि यह एक प्रस्तावित युग है, मतलब यह एक प्रस्तावित युग है जो कि वर्तमान भूगर्भिक समय अंतराल को दर्शाता है। यानी इस युग में मानव गतिविधियों के कारण
विशेषकर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से ही पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हुई, महासागर का अम्लीकरण होने लगा और बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण हुआ और घातक हीट वेव भी सामने देखने को मिली। हालांकि एंथ्रोपोसिन जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग सन 2000 में नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि रसायनिक थे यानी केमिस्ट थे, पॉल क्रुटजन और जीव विज्ञान के प्रोफेसर यूजिन स्टॉर्मर ने किया था। और अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंतर्गत आप देखोगे 5 प्रकार की श्रेणियां देखने को मिलती है, टाइम स्केल देखने को मिलती है। सबसे बड़ी इयोन, फिर महाकल्प इरा, फिर कल्प पीरियड्स, फिर उसके बाद युग जिसे हम लोग इपो कहते हैं, और उसके बाद काल। तो अगर हम बात करें वर्तमान में हम कौन सी स्थिति में रह रहे हैं, तो हम जो रह रहे हैं फेनोरोजोइक इयोन के अंतर्गत, सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत चतुर्थ कल्प जो होता है यानी कि क्वाटरनरी, और उसमें होलोसिन युग के अंतर्गत हम मेघालयन काल में रह रहे हैं। तो हम जो वर्तमान में रह रहे हैं 2023 में, वो कौन से काल में? मेघालयन काल में। और मेघालयन काल की शुरुआत 4200 वर्ष पहले ही हुई थी, आकस्मिक भयंकर सूखे से होने लगी थी, जिसमें कई सभ्यताएं नष्ट हो गई थी। तो कई सभ्यताएं नष्ट हो गई, जिसमें आपकी हड़प्पा सभ्यता भी इसमें देखी जा सकती है। और इसका जो प्रमाण मिला है वो मेघालय की मामलू गुफा प्रणाली में मिला है। मामलू गुफा प्रणाली पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये पिछले साल ही चर्चा में आया है। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो अगर देश पूछेगा तो आपका प्यारा देश इंडिया हो जाएगा, अगर स्टेट पूछेगा तो मेघालय की मामलू गुफा प्रणाली के अंतर्गत ये प्रमाण देखने को मिले हैं। तो ये था दोस्तों आज की क्लास का लेक्चर, और कल हम लोग कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इकोनॉमिक्स की क्लास को प्रोजेक्टर यानी कि स्मार्ट बोर्ड पर शुरू करूंगा, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी बेहतर बनाएगी। और हमारा और आपका जो संवाद होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो और भी कॉन्फिडेंशियल के साथ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बिल्डअप होगा, जिससे आप और हम एक दूसरे की फैमिली के अच्छे सदस्य बन सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू दोस्तों।